सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत लेकर मैं आपके साथ सबसे पहले भूमिका की बात करेंगे। तो क्रोचे का जो जन्म है वो 1866 में पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सलाहकार पुरुष थे। अब सलाहकार का मीनिंग आपको नहीं पता होगा। सलाहकार का मतलब होता है प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा की जाए। पाश्चात्य शास्त्र में इनका नाम अविस्मरणीय है, गौरवपूर्ण है। 20वीं सदी में इटालियन फिलोसोफर हुए हैं, यानी दार्शनिक। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत का उन्होंने प्रवर्तन किया है। वह ऐतिहासिक महत्व एवं कला विवेचन के क्षेत्र में एक मील के पत्थर साबित हुआ है। क्रोचे की जो अक्षय कृति का आधार स्तंभ ये एकमात्र रचना है एथेंटिक, जिसको सौंदर्य शास्त्र बोलते हैं। जो सौंदर्य शास्त्र सिद्धांत का जो चिंतन है वो एक मौलिक, प्रमाणिक और अद्भुत अभिलेख कही जा सकती है। देख लीजिए आप, एथेंटिक 1902 में प्रकाशित हुई, 2 हिस्सों में, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल पार्ट है इसके अंदर। द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास के बारे में बताया गया है। साहित्य जगत में जो एथेंटिक शीर्षक से एक विश्वविख्यात कृति के रूप में ये सामने आई। आइए बात करते हैं अभिव्यंजना सिद्धांत की। सबसे पहले जान लेते हैं अभिव्यंजना का क्या अर्थ है। अभिव्यंजना का अर्थ है प्रकट करना, रूप देना या अभिव्यक्त करना। किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करना, व्याख्यायित करना, विस्तृत कर देना। परिभाषाओं पर चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संपूर्ण दृश्य जगत को ब्रह्मा की अभिव्यक्ति मानते हैं और काव्य इसी अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार वे काव्य को जीवन और जगत से जोड़ देते हैं। ये किसकी परिभाषा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन जी कहते हैं कि अभिव्यंजनावाद यानी एक्सप्रेशनिज्म कलात्मकता के रूप में कहते हैं, जो किसी परिस्थिति के मूल आवेग की बाह्य कृति को स्पष्ट करने का प्रयत्न करती है। क्रोचे की दृष्टि में अभिव्यंजनावाद ही कला है। सहजानुभूति अभिव्यंजनावाद का ही रूप होती है। अब जान लेते हैं सहजानुभूति क्या है। कि अभिव्यक्ति न कम न अधिक, अंतर जगत में जब संवेदना मूर्त रूप से हमारे सामने अभिव्यक्त हो जाती है तो उसको हम सहज अनुभूति, सहज रूप से अनुभूति होना, उसका शब्द, रंग, रेखा रूपायित होना। जब जैसे कोई भी रचना पहले किसी न किसी कवि या लेखक के मन में बनती है, बाद में वो शब्दों के रूप में बन पाती है, तो उसको हम सहज अनुभूति कहते हैं। कोई भी घटना कवि के मन को जब प्रभावित कर लेती है, उसको मजबूर बना लेती है, जब तक वो उसको शब्दों में ढाल नहीं पाता तब तक वो बेचैन रहता है, तो वो सहजानुभूति है। अभिव्यंजनावाद एक आध्यात्मिक क्रिया है और कलात्मक अभिव्यक्ति ही अभिव्यंजनावाद है। आइए क्रोचे के दर्शन की बात करते हैं। क्रोचे एक कला मीमांसक हैं, गंभीर तत्ववेता हैं और महान आत्मवादी दार्शनिक हैं। उनके ऊपर हीगल का प्रभाव है। हीगल की 3 प्रवृत्तियाँ मुख्य हैं। कौन कौन सी हैं? ज्ञानात्मक प्रवृत्ति, जो कि आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हो, व्यवहारिक प्रवृत्ति और आध्यात्मिक प्रवृत्ति। क्रोचे ने 2 प्रवृत्तियों को ही स्वीकार किया है। कौन कौन सी, किसको छोड़ दिया उन्होंने? ज्ञानात्मक और व्यवहारिक को 2 प्रवृत्तियां स्वीकार की हैं और उसके आगे पार्ट बनाए हैं। ज्ञानात्मक को वो सहजानुभूति और विचारात्मक में बांट देते हैं, व्यवहारिक को वो आर्थिक और नैतिक में बांट देते हैं। क्रोचे अभिव्यंजनावाद सिद्धांत की मूल मान्यताएं क्या है, क्या क्या चीज़ें मानते हैं वो इस सिद्धांत के माध्यम से? सबसे पहले है कला को वो सहज अनुभूति मानते हैं और सहज अनुभूति ही अभिव्यंजना है। अभिव्यंजना सिद्धांत में कलावाद, बिंबवाद और प्रभाववाद आदि प्रेरक है। इसके सोर्स हैं ये, और कला की सहज अनुभूति को ही अभिव्यंजना वो स्वीकार करते हैं। अभिव्यंजना स्वयं प्रकाश ज्ञान है। यह एक मानसिक क्रिया है और एक आध्यात्मिक आवश्यकता है। अभिव्यंजना को अखंड मानते हैं, जिसके विभिन्न वर्गों में उसको वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, उसको पार्टों में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अभिव्यंजनावाद
अभिव्यंजना से आनंद की अनुभूति होती है। सौंदर्य सफल अभिव्यंजना है। अभिव्यंजना कला तथा काव्य का एक सौंदर्य दृष्टि है। अभिव्यंजना पूर्णतः आंतरिक वस्तु है। कला का सृजन ही नहीं, आस्वादन भी व्यक्तिगत स्तर पर होता है। सामूहिक स्तर पर कभी भी अभिव्यंजना नहीं हो सकती है। कला के लिए है। कला का कोई प्रयोजन और कोई उद्देश्य नहीं होता। कला के संदर्भ में अच्छे बुरे, नैतिक अनैतिक का प्रश्न ही नहीं उठता है कि क्या सही है और क्या गलत है। कला केवल रूप है, वस्तु नहीं है। अलंकरण जो काव्य का सहजता इसका धर्म है। करौंचे के अनुरूप अमूर्त कला नैतिक बंधनों से मुक्त होती है। सामान्य व्यक्ति और कलाकार में सहजा अनुभूति समान होती है, लेकिन अंतर यह होता है कि वो परिमाण का गुण उसमें नहीं होता। समान व्यक्ति उनको शब्दों के द्वारा जाहिर नहीं कर पाता है और कलाकार उसको शब्दों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। यही दोनों में मुख्य अंतर है। क्रोचे की दृष्टि में सहजानुभूति क्या है? क्रोचे की दृष्टि में सहजानुभूति अभिव्यंजना, जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं, सहजानुभूति ही अभिव्यंजनात्मक ज्ञान है। मानस के अंदर सहज अनुभूति जो प्रभावों की अभिव्यंजना ही कला है। क्रोचे ने कलाकार और कवि में सहजानुभूति की क्षमता आंतरिक क्षमता के ऊपर निर्भर माना है। सुंदर कलात्मक ढंग से प्रस्तुतिकरण, बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग करना, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रोचे का प्रभाव और संवेदना पर विचार कर लेते हैं। क्रोचे जो है सहज ज्ञान को प्रभाव तथा संवेदना से भिन्न मानते हैं। वो कहते हैं कि ये स्वयं एक प्रकाश है, स्वयं एक ज्ञान है। क्रोचे स्पष्ट करना चाहते हैं कि कल्पना युक्त स्वयं ज्ञान और आंतरिक अभिव्यंजना ही कला रूपी सहजानुभूति है और आत्मिक क्रिया का स्वाभाविक परिणाम होती है। और संवेदना जितनी महत्वपूर्ण होगी उसका प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्रोचे की दृष्टि में अभिव्यंजना का वर्गीकरण पे बात कर लेते हैं। जैसा हम पहले इनकी मान्यताओं में पढ़ चुके हैं कि अभिव्यंजना के कोई भी खंड नहीं होते हैं, वो अखंड होती है, उसका कोई वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। सहज ज्ञान वास्तविक होता है। भावात्मक ज्ञान कला तथा भावाभिव्यक्ति अनुभूति मात्र नहीं है, बल्कि अनुभूति का कल्पनात्मक और समृद्ध रूप के कारण अभिव्यंजना को पूर्णता से स्पष्ट किया जा सकता है, पूर्णता अखंड रूप से मानी जा सकती है। आइए बात कर लेते हैं अभिव्यंजना और आनंद। क्रोचे के आनंद की अनुभूति के बारे में क्या विचार है? क्रोचे की मान्यता है कि अभिव्यंजना आनंद की अनुभूति का विषय है। सौंदर्य सफल अभिव्यंजना और उसको व्यक्त करना ही अभिव्यंजना है, क्योंकि जो सफल नहीं है वो अभिव्यंजन हो ही नहीं सकता है। क्रोचे का मत है कि सुंदर कृतियों की कोई कोटि नहीं होती है, वो यूनिक होती हैं, उनके जैसी कोई और दूसरी कृति नहीं होती है, कोई भी उसके पार्ट नहीं। जैसे आजकल जो वेब सीरीज़ के सीज़न 1, 2, 3, 4 आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो कला की क्या बता रहे हैं कि कोई भी कोटियों और उसका वर्गीकरण नहीं होता है, वो सौंदर्य सृष्टि होती है और अकेला ही होता है। कला सृजन और आस्वादन की प्रक्रिया के संदर्भ में क्रोचे के क्या विचार हैं, ये जान लेते हैं। क्रोचे आंतरिक अभिव्यंजना को कला के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। इसे कलाकार को आनंदित करने का साधन मात्र नहीं बताते हैं कि कला सृजन और कला आस्वादन की प्रक्रिया व्यक्तिगत स्तर पर होती है, सामूहिक स्तर पर नहीं होती। सबसे पहले उसको एक कलाकार, एक कवि ही अनुभव करता है, बाद में वो पाठक वर्ग तक पहुंचाता है। कला के प्रयोजन पर उनके क्या विचार हैं? क्रोचे की दृष्टि में कला का प्रयोजन अभिव्यंजना मात्र से ही पूर्ण हो जाता है। उनकी सृष्टि में काव्य और कल्पना दोनों एक ही कोटि की हैं। कला की दृष्टि में प्रत्यक्ष वस्तु कला के लिए उपयुक्त है। कला के लिए होती है। कला में नैतिक, अनैतिक, ईमानदार, सामाजिक भलाई इत्यादि कला नहीं है। ये तो वैसा ही होगा जैसे किसी त्रिभुज को हम नैतिक कह दें। क्रोचे की दृष्टि में सहजानुभूति आंतरिक अभिव्यंजना है और कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्रोचे बाह्य अभिव्यंजनावाद, बाह्य जो अनावश्यक बातें होती हैं वो सिर्फ अलंकरण, यानी सिर्फ हम भाषा को सजाने के लिए प्रयोग करते हैं। जो अभिव्यंजना है वो हमेशा आंतरिक होती है।
अभिव्यंजनावाद की आलोचना के बारे में बात कर लेते हैं कि इस सिद्धांत की बहुत आलोचना भी हुई है। क्रोंचे की दृष्टि में सहजानुभूति, अभिव्यंजना तथा कला तीनों ही प्राय हैं, यानी अलग अलग नहीं है, लेकिन लोग इसे और आलोचक जो है उससे गलत मानते हैं कि तीनों ही शब्द जो है भिन्न भिन्न अर्थों के द्योतक हैं। इस आधार पर इसकी आलोचना हुई है। क्रोंचे के अभिव्यंजनावाद को ज़्यादा आत्म माना गया है। इस को लेकर उनकी घोर आलोचना हुई है। सभी कलावादियों ने कहा है कि समाज और कला का सह संबंध होता है, जिसको क्रोचे जो है स्वीकार कर देते हैं। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत में कला में विषय और शैली की अभिन्नता, यानी उनको अलग अलग करके नहीं दिखाया गया। भाव और अभिव्यंजन शैली को एक ही माना गया है। कला सृजन और कला की हत्या को वो एक मान लेते हैं। उनकी आंगिक विश्लेषण पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। एक ही प्रक्रिया को समझ लेना भी इसी कारण से भी वो आलोचना के शिकार हुए हैं। बहुत सारे आलोचनाओं के बावजूद भी क्रोचे की जो मान्यताएं हैं वो बहुत सारे लोगों ने स्वीकार नहीं की हैं। वो किस पॉइंट की वजह से, ये मुख्य बिंदु इस प्रकार है। एक ही विषय को लेकर अनेक रचनाएं लिखी जा सकती हैं, लेकिन इन्होंने एक ही माना है। लेकिन अन्य आलोचकों ने कहा है कि एक ही विषय को लेकर सभी एक ही निबंध अगर लिखना किसी को दे दिया जाए तो सभी लिखेंगे, लेकिन सभी की शैली में बहुत ज़्यादा अंतर रहेगा। ये आलोचक जो है स्पष्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि कला सृजन में प्रक्रिया और कला आस्वादन की प्रक्रिया को एक बताना बहुत गलत है। ये तो वैसा ही होगा जैसे भोजन पकाना और भोजन खाना, दोनों की प्रक्रिया अलग अलग होती हैं। भोजन पकाना का अपना आनंद है और खाने का आनंद है। किसी को भोजन पकाना अच्छा लगता है तो किसी को खाना खाना अच्छा लगता है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इनकी जो एक ही प्रकार की प्रक्रिया बता देना ये गलत है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार सामान्य अनुभूति और कलाजन्य अनुभूति के अंतर के संबंध में क्रोचे खुद ही कन्फ्यूज हैं। खुद ही उनकी बातें आपस में ही विरोधी नज़र आती हैं। अब बात कर लेते हैं अभिव्यंजनावाद के मूल्यांकन की। बहुत सारी कमियां उनके उसमें रही हैं, फिर भी उनका अपना वैशिष्ट्य है। जान लेते हैं कैसे। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत यद्यपि पर्याप्त आलोचनाएं हुई हैं, किंतु इससे उनके अभिव्यंजना सिद्धांत का जो वैशिष्ट्य है वो ख़त्म नहीं होता है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं, कुछ भी हो 20वीं सदी के सौंदर्य शास्त्रियों में क्रोचे एक महान सौंदर्य शास्त्री माने जाते हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी कहते हैं, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत साहित्य का कला समीक्षा की कसौटी प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि यह कला की उत्पत्ति सृजन की प्रक्रिया का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है कि कला का लक्ष्य केवल कला और सौंदर्य मानने वालों की दृष्टि में क्रोचे का महत्व अत्यधिक है। ऐसा निसंकोच कहा जा सकता है कि क्रोचे के प्रभाव के कारण कला और साहित्य को दार्शनिकता, बौद्धिकता, नैतिकता और उपयोगिता के नियंत्रण से मुक्ति मिली है। साथ ही शैली के बाह्य और चमत्कारिक तत्वों की अपेक्षा अनुभूति की, सहजा अनुभूति की अभिव्यक्ति को बल मिला है। क्रोचे के अभिव्यंजनावादी सिद्धांत को दूरगामी परिणाम पड़े हैं। डॉक्टर निर्मला जैन जी कहती है कि अमेरिका के J.E. स्पिनगार्ड द्वारा प्रतिष्ठित नई समीक्षा पर क्रोचे के विचारों का ही प्रभाव रहता है। एडलर, एलन पो, लुइजी पिरोंदलो इत्यादि के साहित्य चिंतन और रचनाओं पर भी क्रोचे के सिद्धांतों की छाप मिली है। कला में सौंदर्य और अभिव्यंजनावाद और कृति में समग्र प्रभाव के महत्व, कला के विवेचन, सौंदर्य तर जो प्रतिमान है उसकी अवांछनीयता पर बल देने के कारण क्रोचे का प्रभाव प्रासंगिक रूप से ही सही है। सौंदर्य और साहित्य के विवेचन में काफ़ी क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। अब बात कर लेते हैं अभिव्यंजनावाद और वक्रोक्तिवाद, यानी पाश्चात्य और भारतीय काव्यशास्त्र में जो समानताएं बताई गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि अभिव्यंजना को वक्रोक्ति का विलायती उत्थान कहा गया है। डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि इनमें अनेक सम्य और विषम्यों का उल्लेख है।
नगेंद्र के अनुसार ये समानताएं और असमानताएं हैं। सबसे पहला बिंदु इसका है कि करोंचे और कुंतक दोनों ही कला को कविता की आत्मा मानते हैं। ये समानता है, वो उसको अनिर्वाचनीय मानते हैं। बहुत ही फेमस है ये उनका, और बहुत बार नेट की परीक्षा में पूछा भी गया है। दूसरा पॉइंट है, दोनों ही काव्य में कल्पना के तत्वों को प्रमुखता देते हैं, जैसा कि आप सब जानते हो। दोनों में मूलतः उक्ति को अखंडन, अविभाजन तथा अद्वितीय मानते हैं। क्रोंचे की भांति कुंतक भी अलंकार और अलंकारों के भेदों में विश्वास नहीं करते हैं, वो रचना को ही नित्य धर्म मानते हैं। चौथा, क्रोंचे और कुंतक दोनों ही सफल अभिव्यंजना और सौंदर्य अभिव्यंजना की भी श्रेणियों में नहीं बांटते। ये रही इनकी समानताएं। अब असमानताओं की बात कर लेते हैं। वक्रोक्तिवाद का संबंध उक्ति वक्रता से है, जबकि अभिव्यंजनावाद का संबंध केवल उक्ति से है। वहाँ उक्ति और वक्रता यानी एक सीधा कथन और उसकी उल्टे कथन दोनों से है। अभिव्यंजनावाद में सिर्फ उक्ति की बात की गई है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। वक्रोक्तिवाद एक साहित्यिक वाद है, जबकि अभिव्यंजनावाद एक दार्शनिक यानी दर्शन शास्त्र की दृष्टि से लिखा गया है। वक्रोक्तिवाद जहाँ एक कवि कौशल प्रक्रिया है, वहाँ अभिव्यंजनावाद एक आध्यात्मिक आवश्यकता है। चौथी जो मुख्य इनकी असमानता है, वक्रोक्ति में अलंकार को एक अवश्य अंग माना गया है, जबकि अभिव्यंजनावाद में अलंकार सत्ता अमान्य है। वो स्वाभाविक रूप से अगर आ जाए तो उसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बढ़ा चढ़ा करके अलंकारों का प्रयोग अभिव्यंजनावाद में नहीं किया जाता है। वक्रोक्तिवाद में वस्तु की उक्ति और कवि कौशल से पृथक सत्ता मानी गई है, जबकि अभिव्यंजनावाद में वस्तु और उक्ति को एक ही माना गया है। छठा जो इनका अंतर है, वक्रोक्तिवाद में बाह्य और शाब्दिक अभिव्यक्ति की प्रमुखता दी जाती है, जबकि अभिव्यंजनावाद में बाह्य अभिव्यक्ति गौण होती है और आंतरिक अभिव्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें मानसिक और सूक्ष्म आध्यात्मिक क्रिया ही सर्वस्व है। क्रोंचे का अभिव्यंजनावाद सहजानुभूति पर आधारित है, रस से उसका संबंध अंतरंग और सात्विक है, परंतु वक्रोक्ति कवि कौशल पर आधारित है। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। शुक्ल जी ने अभिव्यंजनावाद को विलायती उत्थान कहना अनुचित है। दोनों अलग अलग सिद्धांत हैं, दोनों में समता कम है और विषमताएं ज़्यादा है। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि क्रोंचे की कला विषयक लगभग 1 दर्जन मान्यताओं में मुश्किल से 1-2 सम्यता यानी समानता कुंतक से देखी जाती हैं, जो बाकी जो दोनों अलग अलग छोरों पर खड़े नजर आते हैं। इसकी मान्यताओं के अब हम इनकी जो निष्कर्ष है वो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सौंदर्य शास्त्रियों में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 2-3 बार आप अगर इसको रिवाइज करेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहली बार में आपको थोड़ा सा मुश्किल नज़र आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। धन्यवाद, बने रहिए।